चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का भूगोल का 10वां चैप्टर बिहार प्राकृतिक संसाधन को लेकर के आए हैं। जो तो क्लास 10 के बच्चे लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा होगा और अपने तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। चलिए, जो हम लोग आज बिहार से शुरू करते हैं। पूरे अपने देश के बारे में, भूगोल के बारे में, पूरे भारत के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम अपने बिहार के बारे में जान लेते हैं, बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे से चलेंगे पूरे भारत के भूगोल पे। तो ये 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर है, नाम है बिहार का है, बिहार प्राकृतिक संसाधन। ये भूगोल का है, क्लास 10 का बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से जो 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है, होने वाला है, उसका क्रैश कोर्स है। तो चलिए, बिहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बिहार के बारे में चलिए बिहार का सामान्य परिचय जान लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा, मन लगेगा। इसमें बहुत सारे बोर्ड के अलावा भी आप लोग को जनरल कंपटीशन के लिए भी बहुत आपको नॉलेज मिलेगा, सहायता मिलेगा आगे की तैयारी करने के लिए। से अच्छा से पढ़ना है, ध्यान से। चलिए, बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे तो इसमें देखेंगे बिहार एक लैंड लॉक्ड यानी स्थलरुद्ध राज्य है। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि बिहार ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ कोई सागर महासागर जल क्षेत्र नहीं है, चारों तरफ भूमि से यानी स्थल से घिरा हुआ है। इसलिए ऐसे राज्य को क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड यानी स्थल रुद्ध। क्या है? चारों तरफ से स्थल से ही घिरा है, दूसरे राज्यों से घिरा है। ये और सब जो हमारे देश का नक्शा देखेंगे तो ये जो है भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ये सब स्थलरुद्ध नहीं है। यहाँ पे जो भी राज्य जो है बसा हुआ है, इधर से उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक नहीं, केरला, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सब तटीय राज्य है, यानी सबके चारों तरफ समुद्र है। लेकिन बिहार बीच यहाँ पे है, ये चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे स्थलरुद्ध राज्य कहा जाता है। ठीक है। चलिए, दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट बिहार के परिचय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है, यानी बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा राज्य है? 12वां राज्य है। ये बिहार का नक्शा है, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। और ये जो क्षेत्र है वह पूरे भारत में जितना राज्य है, तो सभी राज्यों में कैमा इस बिहार का स्थान है? 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। कौन सा राज्य? बिहार। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है, यानी यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। याद रखना है, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा राज्य है। अगला देखते हैं, बिहार की जनसंख्या 10.40 करोड़ यानी 10 करोड़ 40 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो लगभग कितना है? 10 करोड़ 40 लाख है। अभी आगे जनगणना होगा तो ये डाटा बदल जाएगा। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। चलिए, अगला है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। अब यहाँ देखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है और जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भारत का पहला राज्य बिहार है। यानी यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें बिहार की, तो ये बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब इसके 1 किलोमीटर के का जो रेंज है, इसका जो एरिया है, उसमें कितने लोग रहते हैं? तो 1106। कितना व्यक्ति रहते हैं? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 3रा राज्य है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं बिहार की चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब है कि बिहार के चारों दिशाओं में, चारों तरफ कौन कौन से राज्य या देश या जो भी क्या क्या अवस्थित है, ये स्थित है। तो देखते हैं बिहार की चौहद्दी में, हम लोग जानते भी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बिहार है, बिहार का ये नक्शा है, देख रहे हैं, मैप है स्क्रीन पे। तो ऊपर जो होता है उसको उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर। और नीचे होता है उसको बोलते हैं दक्षिण, वो बोलते हैं दक्षिण। यहाँ लिख भी दिए हैं, ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे की दिशा दक्षिण, दाहिना साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम। तो देखते हैं उत्तर में क्या है? नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह बिहार का चौहद्दी है, यानी इन सभी राज्यों से बिहार जो है सो घिरा हुआ है। नेपाल एक देश है, दूसरा देश है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत का ही राज्य है, जबकि नेपाल एक दूसरा देश है। यानी इसका मतलब है कि बिहार का बाउंड्री जो है विदेशों से भी लगती है। वह किस देश से लगती है? नेपाल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौहद्दी देख लिए, अब बिहार की अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांश रेखा पर इसका विस्तार क्या है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री, ये क्या है? 24 डिग्री, ये क्या है? मिनट। 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच बिहार अवस्थित है। अगर कोई पूछेगा बिहार किस अक्षांश और देशांतर के बीच है, तो यह उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित भारत का राज्य है। क्या है? बिहार जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित भारत का एक राज्य है, जिसका अक्षांशीय विस्तार, इस सबको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर, यानी 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि इसका यानी बिहार के देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो यह जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक फैला है। यानी यह जो है ये अक्षांश और ये क्या है? अक्षांश और देशांतर का ये विस्तार है बिहार में। जो बिहार जिस अक्षांश और देशांतर के बीच में अवस्थित है उसका विस्तार देख लिए। अब देखते हैं आकृति, यानी बिहार की आकृति कैसा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी है बिहार का नक्शा हमारे सामने है, मैप पर, स्क्रीन पर मैप है। इसका आकृति लगभग आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है? तो लगभग आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें अगर इसका लंबाई चौड़ाई देखें, अभी बताए हैं, ये क्या है?
ये है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से, अगर उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई देखे बिहार का तो कितना है 345 किलोमीटर। इसको सबको नोट कर लीजिएगा, जितना आप पढ़ा रहे हैं सबको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, उसको एक एक पॉइंट नोट करना है, और बस उसको कभी कभी रिवाइज कर लेना है, और नहीं तो वीडियो देख लेना है दोबारा तेबारा। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। तो ये लंबा ज़्यादा है कि चौड़ा ज़्यादा है? ये लंबाई हुआ। उत्तर से दक्षिण को लंबाई बोलते हैं और पूरब से पश्चिम को चौड़ाई बोलते हैं। तो चौड़ाई है 483 किलोमीटर और लंबाई है 345 डिग्री, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, यानी बिल्कुल कैसा है? आयताकार है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बिहार, तो 2.86% जो है, इतना ही परसेंट है बिहार का क्षेत्रफल। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का मात्र 2.16% ही बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत की जनसंख्या का 8.58% है, यानी बिहार का जो जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। ये सब भी याद रखना है, सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होती है उस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक है, सारा पॉइंट है। चलिए तब कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बिहार, भारत का कुल क्षेत्रफल का, तो 2.86%। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.58% है। अगला है समुद्र से दूरी। अभी बोले हैं कि बिहार जो है क्या है, लैंडलॉक राज्य है, यानी चारों तरफ से यह स्थलों से घिरा हुआ है, कोई इसके किसी भी दिशा में समुद्र या सागर महासागर नहीं है। तो इस दूरी है समुद्र से वह कितना है, लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार से समुद्र की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वह 53 मीटर है, यानी समुद्र से ऊंचाई इसकी कितना है, 53 मीटर है। यानी समुद्र से अगर ऊंचाई देखें बिहार के स्थल का तो कितना मीटर होगा, 53 मीटर, और दूरी समुद्र से 200 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं बिहार की प्रशासनिक दृष्टिकोण। प्रशासनिक दृष्टिकोण का मतलब है कितने जिले वगैरह, इसका किस तरह से इसका प्रशासनिक कामकाज होते हैं, कितने गांव वगैरह है, ये सब देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। हम लोग को पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद नया बिहार का गठन हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसको याद रखना, इस डेट को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नया बिहार का गठन हुआ। तो इस जो नया बिहार का गठन हुआ, पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये है 2000 ईस्वी से पहले का, ये 1991 का ये मैप है। और जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय बिहार का यह मैप है। देखिए कितना बड़ा है, इतना क्षेत्र, ये एक बहुत बड़ा राज्य था बिहार 2000 से पहले, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। अलग होने के बाद ये दक्षिण का भाग जो था, जो पुराने बिहार का, वो ये हो गया झारखंड। इसका नाम क्या कहलाया, झारखंड। यानी पुराने बिहार का जो दक्षिणी भाग था उसका नाम झारखंड रखा गया, और बिहार जो पहले से था वह बिहार ही रहा। वह उत्तरी भाग जो है
पूरा तो बिहार ही था। दक्षिणी भाग का नाम बदल के नया राज्य झारखंड बना गया, जबकि उत्तरी भाग बिहार के नाम से, नया बिहार के नाम से अभी तक जाना जा रहा है। यहाँ से लेकर के ये जिलों को काट करके 2 राज्य बना दिया गया। जो बिहार पहले से था वो उत्तर में चला गया, और नया राज्य झारखंड नाम से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। नए बिहार में जिलों की संख्या देखेंगे तो 38 है। ये हमारा नया बिहार है, जिसमें 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल देख लिए कौन कौन है। पटना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 प्रमंडल है। ये 9 प्रमंडल है, सभी का नाम यहाँ है, आप लोग को याद रखना है। 9 प्रमंडल पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध है। 9 प्रमंडल याद रखना है। कुल जिला हम लोग को पता है कितना है, 38 है। ये सब जिला है, इसमें दिखाया गया है सारे जिला को। उसके बाद अनुमंडल की बात करें, अनुमंडल तो 101 अनुमंडल है, जहाँ पे एसडीओ बैठते हैं, अनुमंडलाधिकारी बैठते हैं। वो इसकी संख्या कितना है, 101 है। जिला 38, प्रमंडल 9, अनुमंडल की संख्या 101। शहर बिहार में कुल शहरों की संख्या 130 है। कुल प्रखंडों की संख्या 533 है। प्रखंड जहाँ पे बीडीओ सीओ बैठते हैं उसको प्रखंड बोलते हैं। पंचायत स्तर पर मुखिया लोग का चुनाव होता है, समिति का चुनाव होता है। तो ये पंचायत की संख्या है 8405। कितना है, 8405। और राजस्व ग्राम यानी गांव की संख्या, राजस्व ग्राम यानी गांव की संख्या की बात करें तो पूरे बिहार में गांव की संख्या 45,103 है। ये सारे डाटा आप लोग को एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, न सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए बल्कि किसी भी कंपटीशन के परीक्षा के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट है, इसको एकदम याद रखना है। एकदम किसी भी हालत में याद ना हो, बार बार वीडियो देखिए, लिख लीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये तुरंत। तो सब देख लिए हैं, सब विभाजन देख लिए, प्रमंडल सब देख लिए, सारे नाम। चलिए अब आगे देखते हैं कि बिहार का भौगोलिक संरचना, प्रशासनिक संरचना हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं भौगोलिक संरचना, बिहार की भौगोलिक संरचना। तो भौगोलिक संरचना में देखेंगे तो बिहार के ठीक बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। ये देखिए, ये जो है ये गंगा नदी है, ये देख रहे हैं, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी। और ये सब जो है ये सब गंगा की सहायक नदी है। कौन है, ये सब गंगा की सहायक नदी है। यही जो है गंगा में आकर के मिलती है और गंगा विकराल रूप लेती है, यानी उसका जल का जो क्षमता है वह बढ़ जाता है गंगा नदी का। तो गंगा नदी बिहार के ठीक बीचों बीच गुजर रही है, बिहार के बीचों बीच गुजर रही है। ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा हो गया, ये वाला गंगा है। और ये जो है ये सब जो है ये सब गंगा का सहायक नदी है। तो गंगा नदी बिहार को 2 भौगोलिक भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार, एक किस में, उत्तरी बिहार, और एक दक्षिणी बिहार में। एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार में। उत्तर को उत्तरी बिहार, दक्षिण को दक्षिणी बिहार, 2 भागों में बांटती है। और दोनों का ही जो भौगोलिक संरचना है उसमें अंतर पाई जाती है। अब देखते हैं उत्तरी बिहार के बारे में। उत्तरी बिहार जो है यह गंगा के उत्तरी भाग में स्थित है, अभी बताए हैं, यह गंगा के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मुख्यतः मैदानी भाग है, यानी इसके उत्तर में जो जितने जिले हैं वो सब मैदानी भाग है। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और उर्वर भूमि है। यहाँ पे कृषि पशुपालन बहुत अच्छे ढंग से होती है। इसका निर्माण गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप यानी मिट्टी से हुआ है। ये जो भाग है
ये जो भाग है ये मैदानी भाग है, मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। और इसका इस भाग का जो मैदानी भाग का जो मिट्टी है, इसका निर्माण जो है, इसके जो सहायक नदियां हैं, इसका जो सहायक नदियां हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, कमला है, उसके बाद बागमती है, ये सारे नदी जो है, ये सारे, महानंदा है, ये सारे नदियाँ जो है ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं जो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो इस सारे नदी के द्वारा जो मिट्टी निक्षेप बहा कर ला गई है, उसी से बिहार के उत्तरी भाग का मैदान का निर्माण हुआ है। चलिए अब देखते हैं दक्षिणी बिहार। तो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित जो दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी बिहार बोलते हैं। यह गंगा के दक्षिण में स्थित है। यह पारद्वीपीय पठार का भाग है, यानी दक्षिण बिहार में पठार का कुछ भाग है जिसका संबंध, यानी जो पठार है उसका संबंध प्राचीन गोंडवाना लैंड से है। कहाँ से है? प्राचीन गोंडवाना लैंड से है। कहाँ से है? प्राचीन गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड बहुत ही प्राचीनतम पठार है पृथ्वी का, उसी से संबंधित है दक्षिणी बिहार का जो पठारी भाग है। यहाँ पुरानी और कठोर चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी बिहार की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम का भौगोलिक स्थिति कैसा है। उत्तर पश्चिम में हिमालय का शिवालिक श्रेणी है। ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम में वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण जिला मुख्य रूप से आते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला में देखिए क्या है, पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर है जो एक अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाघ, बिहार में एकमात्र बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। किस जिला में है? तो किस जिला में है? तो पश्चिम चंपारण जिला में है। और यही जो है, यहीं पर जो हिमालय का शिवालिक श्रेणी है, जो हमारा हिमालय है उत्तर में, वो उस 3 भाग में बटा हुआ है। बृहत हिमालय, महान हिमालय, बृहत कहिए या महान कहिए, और मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो भाग है वह शिवालिक श्रेणी है। और यह जो शिवालिक श्रेणी है और बिहार को टच करता है। कहाँ पर? तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के पास। तो ये है। अब आगे देखते हैं कि बिहार का प्राकृतिक स्वरूप, वो भौगोलिक स्वरूप था कि बिहार के उत्तरी मैदान, दक्षिणी पठारी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ पे शिवालिक श्रेणी था। अब देखेंगे प्राकृतिक स्वरूप, बिहार का प्राकृतिक स्वरूप। बिहार के प्राकृतिक स्वरूप की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणी, अभी चर्चा किए हैं कि शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये क्या है तो देखते हैं। यह हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है, अभी जस्ट बताए हैं। शिवालिक श्रेणी क्या है? हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है। इसका विस्तार पश्चिम चंपारण जिला में है। यानी शिवालिक श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ विस्तृत है यानी अवस्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण जिला में, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है 250 मीटर से लेकर 850 मीटर तक है। यानी कहीं 250, सबसे कम 250, सबसे ज़्यादा 850, इसी के रेंज में कहीं कम बेसी ऊंचा नीचा ये श्रेणी है। इसमें 2 पर्वत श्रेणी है, यानी शिवालिक श्रेणी में 2 पर्वत श्रेणी पाई जाती है। पहला है रामदून। क्या है? रामनगरदून। पहला क्या है? रामनगरदून। और दूसरा क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। कोई पूछेगा कि शिवालिक श्रेणी में, एक नंबरिया क्वेश्चन में ही आ जाए या अति लघुतरीय में, कि शिवालिक श्रेणी जो हिमालय का सबसे निचला भाग है, हिस्सा है, उसमें कौन से 2 पहाड़ी उसमें शामिल है या अवस्थित है? तो कौन है? रामनगरदून और सोमेश्वर की पहाड़ी। ये दोनों
का किस में है, किस श्रेणी में है, तो शिवालिक श्रेणी में स्थित है। चलिए दूसरा देख रहे हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी देख लिए बिहार के प्राकृतिक स्वरूप में। अब देख रहे हैं बिहार का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का मैदान। तो बिहार का मैदान देखेंगे तब यह बिहार का सबसे बड़ा प्राकृतिक इकाई है, यानी मैदानी भाग में स्थित है पूरा बिहार, और बिहार का मैदान जो है प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा इकाई है। यह संपूर्ण बिहार का लगभग 96.8% है। देख लिए 96% से भी ज़्यादा है, 96% से भी अधिक है। कौन? बिहार का मैदान, यानी मैदानी भाग बिहार में ज़्यादा है, अधिक है। इसका क्षेत्रफल यानी मैदानी भाग का क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल अभी देखें 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मैदान जो है यानी भूमि जो है समतल भूमि मिट्टी वो 90,650 किलोमीटर इसमें मैदान ही है। बाकी जो बच गया 94 यानी 3.5-4 जो किलो वर्ग मीटर बच गया 3.5-4 हज़ार, वो पर्वत पठार जंगल वगैरह पठार जंगल वगैरह मिल करके मात्र उतना ही है। ज़्यादातर भाग क्या है? मैदानी भाग है। चलिए अब बिहार के मैदान में अब इसका पार्ट है, पहला हम देख रहे हैं बिहार का मैदान में उत्तरी बिहार का मैदान। अभी बताए थे पीछे मैप में कि बिहार को गंगा नदी 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। तो उसी का पढ़ रहे हैं कि उत्तर बिहार का मैदान, यह गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, जिससे होकर नदी सब याद रखना है, घाघरा, ये सब नदी का नाम है। यानी बिहार का जो उत्तरी मैदान है उससे होकर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा महानंदा नदियाँ बहती है। कौन कौन नदी है? पूछेगा कि उत्तरी बिहार का नदी का नाम बताइए, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा महानंदा। और ये देखिए ये सब एक सीरीज में है, ये पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर है, इसी क्रम में है। सबसे पश्चिम में है घाघरा के बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा महानंदा। अब इसमें पूछ दिया कि बिहार का सबसे पूर्वी उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो महानंदा। उत्तर बिहार का सबसे पश्चिमी नदी कौन है? तो कौन हो जाएगा? घाघरा। क्या हो जाएगा? घाघरा। इसी का यूपी में नाम है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी नाम है घाघरा का ही। चलिए तो उत्तर बिहार के मैदान से ये सभी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जो गंगा की सहायक नदी है, ये अंततः गंगा में आकर के मिलती है। चलिए अब है बिहार के उत्तरी मैदान की निम्न मैदानों से मिलकर बना है। यानी ये देखिए अभी हम बताए हैं, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी में बहुत सारे उत्तर बिहार से भी आकर के नदी मिलती है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत इम्पोर्टेंट, उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां यानी लगभग सभी नदी जो है वह हिमालयी नदी है, यानी इसका उद्गम जो है हिमालय से हुई है। हिमालय से होने के कारण इसमें सालों भर नदी में इस नदियों में सालों भर पानी रहती है, जल रहती है, इसलिए इस नदियों को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है, यानी इस नदी में सालों भर पानी रहती है। ऐसे अगर स्पेशली पूछे कि सदा नीरा नदी किसे कहा जाता है, तो वह हो जाएगा गंडक नदी। कौन हो जाएगा? गंडक नदी। कौन हो जाएगा? गंडक नदी। सदा नीरा किस नदी को बोला जाता है? तो गंडक नदी को। अब देखते हैं घाघरा गंडक दोआब। देखिए ये है घाघरा नदी, ये है घाघरा नदी, और ये है गंडक नदी, ये है गंडक नदी। अब दोनों का जो दोआब है, दोनों का जो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच
दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, भूमि है, उसको दोआब बोला जाता है। जैसे देखिए, ये घाघरा नदी और ये गंडक नदी, ये दोनों गंगा में मिल गई। अब इस दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है, दोनों के जो ये बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो है ये है दोआब, यानी घाघरा और गंडक का दोआब है। इसको बोलते, जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सारण का मैदान। क्या बोलते हैं? सारण का मैदान। ये क्या है? सारण का मैदान। सारण जिला मतलब छपरा, ये सारण का मैदान है। अब पूछेगा कोई, सारण का मैदान किन दो नदियों के बीच है या किन दो नदियों के दोआब के बीच है? तो कौन हो जाएगा? घाघरा और गंडक। घाघरा और गंडक। सारण का मैदान किन दो नदियों के दोआब के बीच है? तो घाघरा और गंडक के दोआब। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं गंडक कमला। ये गंडक था, अब इन्हें देखिए कमला, ये है कमला। इसमें बागमती भी है, बूढ़ी गंडक भी है। ये बूढ़ी गंडक जो है गंडक का ही पौराणिक मार्ग था। ये जब नदियां अपने पुराने रास्ते को बदल कर नया रास्ता बना लेती है, तो ये गंडक का ये नदी, ये रास्ता था, ये सदियों बहते बहते इसका मार्ग बदलते बदलते यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गई। इसलिए इस नदी को अब क्या, किस नाम से जानते हैं? बूढ़ी गंडक, यानी पुरानी गंडक, बूढ़ी हो गई है। ये बागमती भी है, जो ये दोनों फिर बूढ़ी गंडक में मिलकर आगे चल करके गंगा नदी मिलते हैं। तो ये और ये जो क्षेत्र है, दोनों के जो बीच का जो दोआब है, उसको बोलते हैं कोसी या मिथिला का मैदान। यानी कमला और कोसी के बीच जो है, सॉरी, गंडक और कमला के बीच जो है उसको बोलते हैं तिरहुत का मैदान। ये जो है, ये भाग, ये जो पूरा है, इसको बोलते हैं तिरहुत का मैदान। क्या बोलते हैं? तिरहुत का मैदान। तिरहुत का मैदान। पूछेगा तिरहुत का मैदान किन दो नदियों के दोआब के बीच है? तो गंडक और कमला नदी के बीच। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कमला और कोसी। ये है कमला, ये है कमला और ये है कोसी। ये दोनों के बीच, इस दोनों के बीच जो दोआब में जो मैदान है उसको बोलते हैं कोसी या मिथिला। कोसी या मिथिला, या मिथिला या कोसी एक के बात है। मिथिला या कोसी का मैदान। कोई पूछेगा कोसी या मिथिला का जो मैदान है वो किन दो नदियों के बीच है? तो कमला और कोसी नदी के बीच है। ठीक है, अब देखते हैं अगला देखते हैं कोसी और महानंदा। देखिए, ये कोसी नदी है और ये महानंदा नदी है। दोनों के बीच जो दोआब है, जो इस क्षेत्र है, जो मैदान है, उसको बोलते हैं पूर्णिया का मैदान। ये क्या है? पूर्णिया का मैदान। पूर्णिया का मैदान। अब कोई पूछेगा, ये सब क्षेत्र पूर्णिया का मैदान है। अब बिहार में कितने प्रकार का मैदान हो गया उत्तरी बिहार में? तो सारण का मैदान, तिरहुत का मैदान, मिथिला या कोसी का मैदान और पूर्णिया का मैदान। वो सब जो है दो नदियों के दोआब के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। चलिए ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब देखते हैं उत्तर बिहार का मैदान के बारे में देख लिए। अब दक्षिण बिहार के मैदान के बारे में देखते हैं। यह गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह त्रिभुजाकार मैदान है। इसके बीच में छोटा नागपुर का पठार है, यानी गंगा नदी के दक्षिण में है। और ये जो है एक त्रिभुजाकार, इस जो मैदान है कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति ट्रायंगल शेप में है, यानी त्रिभुजाकार है।
और इसके बीच में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। यानी दक्षिण बिहार का जो मैदानी भाग है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसके ठीक बीच में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। इस मैदान से, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, इस मैदान से सोन, पुनपुन, फल्गु, पैमार आदि पठारी नदियाँ बहती है। अब ये पठारी नदी है और पठारी नदी जो है सालों भर उसमें पानी नहीं रहती है, ये वर्षा जल पर आश्रित होती है। उत्तर बिहार की नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है, जिसके कारण हिमालय से जो बर्फ सालों भर बर्फ पिघल करके इसमें हमेशा पानी की आपूर्ति होती रहती है, इसलिए ये सालों भर इसमें जल की मात्रा कम या बेसी मौजूद रहती है। जबकि दक्षिण बिहार की जो पठारी नदी है वह हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, वह ज़्यादातर पठार से निकलती है जो बरसात यानी बारिश के जल पर निर्भर करती है। यानी बारिश के समय में इसमें जल की अधिकता पाई जाती है और बारिश के समय में ये बिल्कुल सूख जाती है या बहुत थोड़ा बहुत जल इसमें पाया जाता है और कोई कोई नदी बिल्कुल ही सूख जाती है। तो ये इसीलिए उत्तरी बिहार का जो मैदान है, मैदान में जो स्थित नदी है उसमें सालों भर जल भरा रहता है। चलिए, इसलिए अब देखते हैं सोन, पुनपुन, फल्गु और पैमार नदी जो है पठारी नदी है जो बिहार के दक्षिणी मैदान से होकर गुजरती है। चलिए आगे है, आगे देखेंगे बिहार के बारे में पढ़ लिए थे, मैदान के बारे में पढ़े थे। अब दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठार, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं और मैदान में हम दोनों मैदान पढ़े हैं। मैदान वाला में दूसरा पार्ट था मैदान, अब तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठार। पठार के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में प्रायद्वीप यानी पठारी क्षेत्र है, ये त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र है दक्षिण भारत में, उसी का भाग है दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र, जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई तथा मुंगेर जिला में फैला हुआ है। यानी जो पठारी क्षेत्र है वह देखिए कैमूर, देखिए कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये सब देखिए, मुंगेर, ये सब जितना जो है ये सब जिला ये सब पठारों से घिरा है। देखिए ये सब देख रहे हैं ना, यहाँ ये देखिए ये सब जो है पठारी क्षेत्र है दक्षिण बिहार का। और पठारी क्षेत्रों में पठारी जो दक्षिण बिहार का पठारी जिला है उसमें कौन कौन है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई तथा मुंगेर जिला इसमें आता है। यानी ये जो पठार इन सभी जिलों में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से कैमूर का पठार तथा खड़गपुर की पहाड़ी शामिल है। इन सभी जो पठारी क्षेत्र है, पठारी जिला है, तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन है? मुख्य रूप से कैमूर का पठार तथा खड़गपुर की पहाड़ी शामिल है। अब कैमूर का पठार जो है विंध्याचल पर्वत का भाग है, ये याद रखना है। कैमूर का पठार विंध्याचल पर्वत का भाग है, जबकि खड़गपुर की पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार का भाग है। याद रखना है दोनों बात, ऐसे सारे बात याद रखना है। इसको थोड़ा कि कोई पूछे कि कैमूर का पठार किसका भाग है, किसका भाग है, तो बोलेंगे विंध्याचल पर्वत का भाग है। यानी कैमूर का पठार विंध्याचल पर्वत का भाग है और खड़गपुर की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है या भाग है। चलिए अब देख लिए हम लोग
बिहार का प्राकृतिक स्वरूप के बारे में देख लिए, जिसमें हम मैदान देख लिए, पठार देख लिए, है ना, ये सारे चीज़ देख लिए। अब हम बिहार के बाढ़ के बारे में देखेंगे। बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, ये कैसे बिहार को प्रभावित करती है, इसका कारण क्या है। चलिए, तो बाढ़ उत्तर बिहार का प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? उत्तर बिहार का एक प्राकृतिक आपदा है। उत्तर बिहार में घाघरा, गंडक, बागमती तथा कोसी नदियों द्वारा बाढ़ लाया जाता है। याद रखना है, उत्तर बिहार में मुख्य रूप से बाढ़ के लिए यही नदियां जिम्मेवार है, जिसमें घाघरा, गंडक, बागमती तथा कोसी, ये सभी नदी जो है बाढ़ का कारण बनती है उत्तर बिहार में। ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, बताए हैं, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। अब देखते कोसी और कमला नदी अपनी धारा यानी रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात का मतलब क्या होता है? एक होता है विख्यात यानी प्रसिद्ध। विख्यात अच्छे कामों के लिए, जो लोगों के बीच जाने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं अच्छे काम के लिए, उनको विख्यात या प्रसिद्ध बोलते हैं। जो बुरे काम के लिए जाने जाते हैं उसको कुख्यात बोला जाता है। तो कुख्यात इसलिए बोला गया है क्योंकि बाढ़ का कारण बनती है और अत्यंत प्रलयकारी उत्तर बिहार में यह बाढ़ लाती है, जिससे लोगों का जीवन बहुत बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। मवेशियों का हालत, जो भी वहाँ के बच्चे हो, मतलब स्त्री पुरुष बच्चे जो भी है, उनका जीवन बहुत ही दयनीय हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कुख्यात बोलते हैं। इस क्षेत्र में कोसी नदी, इस क्षेत्र में यानी उत्तर बिहार में कोसी नदी अत्यंत प्रलयकारी बाढ़ का कारण बनती है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रलयकारी बाढ़ का कारण बनती है और ये लगभग हर वर्ष, कभी कभी ही गैप होता है, नहीं तो लगभग हर वर्ष ये उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। प्रलयकारी बाढ़ आती है, जिससे आम जन का जीवन बुरी तरह प्रभावित होती है और लोगों का जो साधन होता है सभी तबाह नष्ट हो जाते हैं। इसमें पशुपालन, कृषि बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही दुखदाई होते हैं उन लोग के। इसमें जो है मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, ये सब जिले आते हैं और सीतामढ़ी के भी कुछ क्षेत्र हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के भी कुछ क्षेत्र आते हैं जो दरभंगा से सटे भाग है। चलिए अब देखते हैं दक्षिण। तो बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को। दक्षिण बिहार में अभी पढ़े हैं, दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी इत्यादि नदियों द्वारा वर्षा ऋतु में बाढ़ लाई जाती है। अभी बताएं कि ये सब दक्षिण बिहार की जो नदी है पठारी नदी है, और पठारी नदी जो है वह सालों भर उसमें पानी नहीं रहता है, तब बाढ़ कहाँ से लाएगा? तो ये वर्षा नदी पर खुद निर्भर है। जब बहुत बड़ी, काफ़ी अधिक मात्रा में जिस वर्ष बारिश होती है, तो इस नदी में वर्षा जल का जो जल है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है और ये कभी कभी बांध को तोड़ करके ये बाढ़ का कारण बनती है दक्षिण बिहार में। उनमें कौन कौन सा नदी है? सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ये सब है जो बाढ़ का कारण बनती है दक्षिण बिहार में। अगला है जलवायु। बाढ़ देख लिए, जलवायु यानी क्लाइमेट। बिहार की जलवायु उष्ण मानसूनी है, इसको याद रखना है। को पूछेगा बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्ण मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्ण मानसूनी है। बिहार की जलवायु में प्रादेशिक विषमताएं पाई जाती है। प्रादेशिक विषमताएं का मतलब है
कि बिहार के सभी भागों में एक जैसा मौसम यानी जलवायु नहीं रहती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज होती है। यानी उत्तर में कुछ और रहती है, दक्षिण में कुछ और, पूर्व में कुछ और, पश्चिम में कुछ और। ये जलवायु जो है सभी का एक एवरेज है, एवरेज को ही जलवायु बोलते हैं। तो विषमताएं पाई जाती है। तो पूर्वी भाग में जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिला आ गया। पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, कैसा? आर्द्र जलवायु। जबकि पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी भाग मतलब चंपारण का साइड आ गया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण ये सब आ गया। और पूर्वी भाग में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये सब आ गया। तो पूर्वी भाग में कैसा है? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु मतलब यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। और पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु मतलब यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। तो पूर्वी भाग में देखते हैं, बिहार के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये सब जिला आते हैं। और इसी कारण बहुत अधिक वर्षा होने के कारण सबसे अधिक किशनगंज जिला में वर्षा होती है। इसीलिए किशनगंज जिला को बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। ये बात याद रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, और बिहार में बात करें तो वह किशनगंज जिला में होता है। इसलिए किशनगंज जिला को बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। और बिहार का सर्वाधिक गर्म तथा सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, जिसका नाम बदल करके, पता है ना आप लोग को, पहले गया था, अब हो गया है गया जी। नीतीश कुमार जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, वह गया का नाम बदल करके गया जी कर दिए हैं। चलिए, तो बिहार का सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म दोनों कौन है? गया है। यानी अब इसका नाम गया जिला का नाम अब जो है सो गया जी हो गया है। ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है। बिहार का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो किशनगंज जिला को। चलिए अब आगे है, बाढ़ देख लिए है ना, और जलवायु देख लिए। अब देखते हैं सुखाड़ या सूखा, जिसे ड्राउट बोलते हैं। सूखा भी एक प्राकृतिक प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप है यानी प्रकृति का देन है। सामान्य से यानी जितना बारिश होना चाहिए उससे 75% कम वर्षा वाले क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। यह सूखा घोषित कौन करता है? तो भारत का मौसम विज्ञान केंद्र। कौन घोषित करता है? भारत का मौसम विज्ञान केंद्र जो है स्टडी करता है बारिश के मौसम में जब मानसून आती है, किस क्षेत्र में सामान्य बारिश से 75% से कम वर्षा हुई है, और जिस क्षेत्र में सामान्य बारिश से 75% कम बारिश होगी उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाएगा? सूखा घोषित किया जाएगा। तो संपूर्ण बिहार सूखा से ग्रसित राज्य है। ये नहीं है कि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी बिहार, ये पूरे बिहार जो है सूखा ग्रसित है। सुखाड़ से निपटने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया जा रहा है। मतलब अभी तक विकास पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। यानी सूखा से निपटने के लिए सिंचाई के साधन का विकास किया जा रहा है, अभी हो ही रही है, अभी उचित विकास अभी नहीं हो पाई है। अब देखते हैं सिंचाई। सुखाड़ आएगा तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है फसलों को, है ना। सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन में, कृषि में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। उसके लिए क्योंकि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता नहीं होती है और फसल सूखने लगता है, बर्बाद होने लगता है। चाहे वह कोई भी फसल हो, नकदी हो या अन्य कोई भी हो, मतलब जो भी दलहन हो, तिलहन हो या नकदी फसल हो, कुछ भी हो। चलिए, तो सिंचाई देखते हैं हम। सुखाड़ देख लिए, अब देखते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो बिहार में सिंचाई के साधनों का पूर्ण विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अभी जस्ट बताए हैं, अभी ये हो ही रहा है, सिंचाई के साधन का विकास हो ही रहा है।
यानी अभी तक पूर्ण विकास अभी तक सिंचाई का नहीं हो पाया है बिहार में। कुल कृषि क्षेत्र का 48.33% भाग ही सिंचाई सुविधा से आच्छादित है। यानी बिहार का जितना कृषि क्षेत्र है जहाँ पे खेती होती है, यानी कुल कृषि क्षेत्र, उस क्षेत्र का मात्र 48.33% यानी आधा से भी कम भाग ही सिंचाई सुविधा से आच्छादित है। चलिए अब सिंचाई के प्रमुख साधन, सिंचाई देख लिए। सिंचाई क्या होता है, हम लोग 8वें 7वें 8वां से पढ़ते आ रहे हैं। सिंचाई क्या है, तो फसलों को आवश्यकता अनुसार समय पर पानी पटाना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। चलिए अब सिंचाई के प्रमुख साधन में देखेंगे तो नलकूप, ट्यूबवेल सबसे प्रमुख साधन है बिहार में सिंचाई का। क्या है, नलकूप है, जिसको हम गांव देहात में बोरिंग बोलते हैं। यह सिंचाई का प्रमुख साधन है। इसका विकास उत्तरी मैदानी भागों में अधिक हुआ है। उत्तरी मैदानी भागों में अधिक क्यों हुआ है, क्योंकि बोरिंग करने के लिए मुलायम मिट्टी चाहिए। अगर नीचे धरती के अंदर चट्टान या पत्थर पाए जाएंगे तो वहाँ पे बोरिंग करने में कठिनाई होगी, और वहाँ पे जमीन भूजल का जो स्तर है बहुत नीचे रहता है या कहीं कहीं नहीं भी रहता है। लेकिन जहाँ पे मैदानी भाग है, मिट्टी है, मुलायम मिट्टी है, वहाँ पे बोरिंग करना भी आसान होती है और वहाँ भूजल भी आसानी से उपलब्ध होती है। इसलिए इसका अधिकांश जो इसका विकास हुआ है नलकूप का, वो कहाँ हुआ है, उत्तरी मैदान में हुआ है। पटना और किशनगंज जिला नलकूप से सिंचाई में अग्रणी है। यानी पूछेगा नलकूप यानी बोरिंग से सिंचाई में कौन सा जिला सबसे आगे है, प्रथम में है, तो है पटना और किशनगंज। पटना और किशनगंज। पटना संयोग से दक्षिण बिहार में है, लेकिन ये गंगा नदी के तट से सटा हुआ है, इसलिए इसका अधिकांश भाग मिट्टी सा बना है, मैदानी है। और किशनगंज जिला जो है उत्तरी बिहार में है, ये जो पूर्ण रूप से मैदानी भाग है। इसलिए यहाँ पे क्या है, नलकूप का विकास अधिक हुआ है। अब देखते हैं नहर, जिस कैनल बोलते हैं। नहरों का निर्माण गंडक, कोसी और सोन नदियों से किया गया है। नहर का निर्माण जो है, नहर एक प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम संरचना है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। एक बड़ा सा नाला होता है, बहुत बड़ा, जिसे नहर बोलते हैं, नाला नहीं नहर बोलते हैं। वो उसको खोदा जाता है और उससे किसी नदी पर एक छोटा सा बांध बना करके उसको जोड़ दिया जाता है। अब जब सिंचाई या किसी भी काम के लिए जब उस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता हो तो वहाँ उस नदी से उस नहर में के लिए वहाँ जो डैम है, जो वहाँ पे बनाया गया है बांध, उसको खोल दिया जाता है और उस तरह से उस नहर में पानी आती है। तो कौन कौन नदी से नहर निकाला गया है, गंडक, कोसी और सोन। गंडक उत्तर बिहार, कोसी उत्तर बिहार और सोन दक्षिण बिहार। ये तीनों नदियों पर बांध बना करके नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे बिहार के सिंचाई व्यवस्था में सुधार आ सके, और हुआ भी है। चलिए अब आगे है तालाब, पोखर, जो हम लोग गांव देहात में तालाब भी बोलते हैं, पोखर भी बोलते हैं। इस तालाब या पोखर से सिंचाई में मधुबनी जिला आगे है। पूछेगा कि तालाबों से सिंचाई में सबसे अग्रणी जिला या प्रथम जिला कौन है, तो है मधुबनी। कौन है, मधुबनी। मधुबनी दरभंगा में मखाना खूब होता है। ये सब मिथिला क्षेत्र है, खूब मखाना होता है, मखाना क्षेत्र है। यहाँ पे तालाब भी बहुत सारे हैं, पोखर तालाब बहुत है, उसी में मछली पालन और मखाना का खेती दोनों साथ साथ होती है। चलिए अब है कुआं से सिंचाई में वैशाली जिला अग्रणी है। ये अब थोड़ा पुराना बात हो गई कि कुआं से सिंचाई में अब वैशाली था, लेकिन अभी यही है, अभी लिखा है हमारे सिलेबस में। तो वैशाली जिला एक समय में था कुआं से सिंचाई में, लेकिन अब इसका स्थान धीरे धीरे नलकूप ले रहा है। कौन ले रहा है, नलकूप यानी बोरिंग ले रहा है। अब
कुआं से अब सिंचाई में, अब यह पुराना हो गया, अब इसको लोग अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ही खर्चीला है, मानव संसाधन मानव श्रम बहुत लगता है, समय का भी बर्बादी है। अब इसका स्थान कौन लेने लगा है? नलकूप लेने लगा है। चलिए, तो हम लोग देख लिए बिहार के बारे में। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वह होगा जल संसाधन, वन संसाधन और खनिज संसाधन। और ये तीनों पढ़ने के बाद फिर से हम इसका क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एमसीक्यू रहेगा एक। और तो आज का जो टॉप चैप्टर था आज यहीं पे समाप्त होती है। आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आप लोग जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के, अच्छे से पढ़िए। जो भी आज पढ़ाया गया है अच्छा से उसको वीडियो के देखिए, हो सके तो कॉपी कलम से इसको नोट भी कर लीजिए। और सारे पॉइंट अच्छे हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के आगे के कंपटीशन में भी बहुत सहायता दिलाएगी। तो चलिए, हाँ, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।